दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों, टारगेट सीरीज़ के अंतर्गत हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए जीके और जीएस के क्वेश्चंस की, और यह प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। अगर आपने हमारे चैनल जीएस फाइटर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और प्रत्येक पीडीएफ के लिए, प्रत्येक टेस्ट की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अन्यथा आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पर जाकर जीएस फाइटर्स। ठीक है, लोगो देख लीजिए, यही लोगो मिलेगा। चलिए टेस्ट पेपर नंबर 9 शुरू करते हैं। आपको बताना है कि देश नायक के नाम से किस स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं रविंद्रनाथ टैगोर, चंद्रशेखर आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या सुभाष चंद्र बोस। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक के नाम से जाना जाता है, और यह उपाधि उनको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर है ना, जो उनको वर्ष 1913 में नोबेल प्राइज़ मिलता है गीतांजलि के लिए। गीतांजलि उनकी कविताओं का संग्रह है। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव भी बोला जाता है। और चंद्रशेखर आज़ाद का एक निक नाम भी है जो कि है बलराज के नाम से जाना जाता है इनको। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये स्वतंत्र भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देश नायक सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, आपको बताना है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या छत्तीसगढ़। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, आपको बताना है शून्य आधारित बजट से अभिप्राय है, यानी शून्य आधारित बजट क्या होता है। हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना, अनुत्पादक व्यय की कटौती न करना, नए कार्यक्रमों का मूल्यांकन न करना या असीमित घाटे की वित्त व्यवस्था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना ही शून्य आधारित बजट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में या आर्थिक जोन में डिवाइड किया गया है। आपके ऑप्शंस 4, 5 या 7 या 8। देखिए, उत्तर प्रदेश को इकोनॉमी के आधार पर डिवाइड किया गया है 4 क्षेत्रों में। सबसे पहला है ईस्ट यूपी, दूसरा वेस्ट यूपी, तीसरा सेंट्रल यूपी और चौथा है बुंदेलखंड। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल और बुंदेलखंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि चुनाव आयोग का उल्लेख किस भाग में किया गया है, संविधान के किस भाग में किया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाग 20 में तो बोला गया है जो संशोधन से रिलेटेड प्रावधान किए गए हैं, जो आर्टिकल नंबर हमारा है ना 368, जिसमें संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है वो भाग 20 में आती है, आर्टिकल नंबर 368। आप मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि आर्टिकल नंबर 368 के तहत जो संविधान में संशोधन का प्रोविज़न है वो हमने किस देश के संविधान से लिया है। ठीक है, अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। भाग 18, देखो भाग 18 में इमरजेंसी से रिलेटेड प्रावधान किया गया है। आर्टिकल नंबर 352 से 360 तक इमरजेंसी यानी आपातकाल से रिलेटेड प्रावधान किए गए हैं, और यह भाग 18 में किया गया है। ठीक है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी भाग 15 में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। आर्टिकल नंबर 324 है वो चुनाव आयोग से संबंधित है। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए 6वें प्रश्न में कि हिंदू वृद्धि दर का संबंध है राष्ट्रीय आय से, जनसंख्या से, प्रति व्यक्ति आय से या साक्षरता से। हिंदू वृद्धि दर का संबंध है राष्ट्रीय आय से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, आपको बताना है कि रामसर स्थल किसे कहते हैं। रामसर स्थल किसे कहते हैं, शुष्क भूमि क्षेत्र को, समुद्र तल क्षेत्र को, द्रविड़ शैली के मंदिर निर्माण से या नम भूमि क्षेत्र को। देखो रामसर कन्वेंशन हुआ था वर्ष 1972 में, ईरान के रामसर एक जगह है ईरान में, वहाँ पर। और उस कन्वेंशन में ये डिसाइड किया गया था जो नम भूमि क्षेत्र होते हैं उनको प्रिजर्व किया जाएगा, उनको सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक है, तो रामसर जो होते हैं ना, जो नम भूमि क्षेत्र होते हैं उनको बोला जाता है। ठीक है, और शुष्क भूमि क्षेत्र को मरुस्थल बोलते हैं। ठीक, और समुद्र तल क्षेत्र जो होते हैं ना उसको बोलते हैं नित स्थल, यानी जल के नीचे का जो स्थल होता है। ठीक है, और द्रविड़ शैली क्या होता है, देखो ये मंदिर निर्माण की शैली है जो कि दक्षिण भारत में फेमस है। आपने दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर देखे होंगे तो वो सब द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। ठीक है,
और 18वां प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां या अकबर? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। 9वां प्रश्न है, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कावेरी नदी की, कृष्णा की, गोदावरी की या नर्मदा की? देखो, तुंगभद्रा जो है ना वो है कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी? कृष्णा की। आपको मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए कृष्णा की अन्य सहायक नदियाँ, जैसे एक तो तुंगभद्रा होगी, दूसरी कोयना, तीसरी पंचगंगा और चौथी है दूधगंगा, भीमा और मूसी। ये नदियाँ हैं मुख्य नदियाँ कृष्णा की सहायक। ठीक है, और कावेरी की सहायक नदियाँ लिख लीजिए आप, जैसे कि अमरावती है, भवानी है। ये दो नदियाँ बहुत फेमस हैं, कावेरी की सहायक नदियाँ हैं अमरावती और भवानी। गोदावरी की पूर्णा होगी, पेनगंगा और वेनगंगा। ठीक है, दोनों को याद रखना, तीनों को। नर्मदा की जो सहायक नदियाँ, एक तो तवा, एक उरी और एक बरना, ये नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, कृष्णा की एक बार और बोल देता हूँ मैं। देखो, कृष्णा की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? एक तुंगभद्रा होगी, कोयना हो गई, पंचगंगा, दूधगंगा, एक भीमा और एक होगी मूसी। ठीक है, ये प्रमुख हैं। 10वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस राज्य की है? 2011 की जनगणना के अनुसार, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, यानी मेघालय की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है। और ये कितनी है? लगभग 28% है। कितनी? लगभग 28% वृद्धि दर। और सबसे कम वृद्धि दर किसकी है? नागालैंड की। क्या है वो? ये है माइनस में 0.6%। ठीक है, 0.6% है, वो भी माइनस में। नागालैंड की सबसे ज़्यादा मेघालय की, सबसे कम नागालैंड की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, आपको बताना है कि गरीबी उन्मूलन व आत्मनिर्भर बनना किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जी नहीं, ऑप्शन नंबर 1। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन व आत्मनिर्भर बनना किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? और ये थी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, देखो, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी ना, उसमें कृषि से संबंधित जो है ज़्यादा ध्यान दिया गया था कृषि पर। और यह जो पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, जो कि जो महालनोबिस, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर बनना इसका लक्ष्य था। ठीक, 12वां प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, वित्त आयोग के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है। देखो, आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है ना, वित्त वर्ष जो चालू वित्त वर्ष होता है उसकी आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, उसके अगले दिन प्रस्तुत किया जाता है। फिर अगले साल का बजट, यानी बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण तैयार जो है आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, आपको बताना है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत देश के छोटे विक्रेताओं, जैसे रेहड़ी पटरी पर जो सामान बेचते हैं ना, उनको कितना ऋण उपलब्ध कराया जाता है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत? 10,000, 20,000 या 25,000 या 50,000? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, उनको 10,000 रुपये एक ऋण के रूप में प्रोवाइड कराए जाते हैं। 14वां प्रश्न है, भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में किस वर्ष शामिल किया गया था? आपके ऑप्शंस 2019, 2016, 2018 या 2017? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 2017 में केंद्रीय बजट के साथ साथ रेल बजट को भी मिला दिया गया। ठीक है, और अलग कब किया था? वर्ष 1924 में। देखो, वर्ष 1924 में एक कमेटी थी, एक वर्थ कमेटी, एक वर्थ समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय बजट से अलग किया गया था रेल बजट वर्ष 1924 में। बट 2017 में इसको फिर से मर्ज किया गया केंद्रीय बजट में ही। जो रेलवे बजट था वो केंद्रीय बजट के साथ अब प्रस्तुत किया जाता है, उसके लिए अलग प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? देखो, शास्त्रीय भाषाएं हैं कितनी? 6। तमिल है, संस्कृत है और उड़िया है। एक होगी तेलुगु, एक होगी मलयालम, ठीक है, और एक होगी कन्नड़। इस चीज़ को भी ध्यान रखना, यानी कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत
संस्कृत और ओडिया, ये होगी कितनी 6 लैंग्वेज। इस चीज़ को ध्यान रखना। बट हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है। निम्नलिखित में से मिस्र की राजधानी है खार्तूम, ट्रिपोली, रबात या काहिरा। देखो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मिस्र की राजधानी है काहिरा। ठीक है, और बाकी के ऑप्शन देख लीजिए आप। देखो खार्तूम जो है ना सूडान की राजधानी है, खार्तूम, एक सेकेंड, जो खार्तूम है ना वो है सूडान की राजधानी, और जो ट्रिपोली है वो लीबिया की राजधानी है, और जो रबात है ना वो मोरक्को की राजधानी है। ठीक है, देखो खार्तूम जो है ना, जो सूडान है, सूडान में हाल ही में ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा। एक्चुअली वहाँ पर जो है सत्ता परिवर्तन हो रहा है, वहाँ पर दंगे फसाद कुछ ज़्यादा हो गए थे, तो भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार ने सूडान में ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपको बताना है गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग कितनी है। 610 किलोमीटर या 450 या 594 या 375 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 594 किलोमीटर है गंगा एक्सप्रेसवे की लगभग लंबाई, और यह है एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना आप। और कहाँ से कहाँ तक है, मेरठ से प्रयागराज तक। ठीक है, ध्यान रखना, गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक है। 18वां प्रश्न है संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को हुई थी। 24 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1940 या 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949। देखो 26 नवंबर 1949 को तो संविधान को अंगीकार किया गया था, यानी अपनाया गया था इसको। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को देश गणतंत्र हुआ। 9 दिसंबर 1940 को क्या हुआ था, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ध्यान रखना, संविधान सभा की पहली बैठक इधर हुई, बट संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो इधर हुई थी 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन राष्ट्रपति और राष्ट्रगान इन तीनों को अपनाया गया था। ध्यान रखना इस चीज़ को भी, राष्ट्रपति और राष्ट्रगान इनको 24 जनवरी 1950 के दिन ही अपनाया गया था, जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, जल जीवन मिशन के तहत किस वर्ष तक भारत के प्रत्येक घर तक पाइपलाइन के जरिए जल पहुंचाने का लक्ष्य है। जल जीवन मिशन के तहत आपके ऑप्शंस 2023, 2024, 2026 या 2030। देखो 2030 तो मलेरिया उन्मूलन ईयर हमारा टारगेट है कि भारत से मलेरिया को हम एलिमिनेट कर देंगे 2030 तक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2024 तक हर घर को पाइप के जरिए जल उपलब्ध कराया जाएगा। 20वां प्रश्न है केंद्रीय बजट 2023-24 में कितने नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है। आपके ऑप्शंस 50, 25, 37 या 75, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 50 नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, केंद्रीय बजट 2023-24 में। ठीक, 21वां प्रश्न है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1924 में किसके द्वारा की गई थी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र सान्याल या सुखदेव थापर। देखो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव थापर, इन्होंने वर्ष 1928 में, कब, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA की स्थापना की थी। ठीक है, ये उससे जुड़े हुए थे, बट हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सान्याल ने की थी 1924 में। 22वां प्रश्न है भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित हैं। आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, आयरलैंड से हमने DPSP को लिया है। देखिए ऑस्ट्रेलिया से हमने दो मुख्य चीज़ ली हैं, एक तो समवर्ती सूची और दूसरी है जो कंबाइंड सेशन होता है ना, संयुक्त बैठक, आर्टिकल नंबर 108 में जो है। ठीक है, और सूचियों का वर्णन अनुसूची 7 में किया गया है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। ठीक है, कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है, एक तो फेडरल सिस्टम लिया है यानी संघीय जो व्यवस्था होती है ना वो, और दूसरा लिया है जो गवर्नर का पद होता है ना राज्यों में, राज्यपालों का पद वो। जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वहाँ से ली है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 23 आपको बताना है बोलगा किस देश की प्रमुख नदी है। बोलगा, देखिए बोलगा जो नदी है ना वो यूरोप की सबसे बड़ी नदी है और प्रमुख नदी भी है। आपको बताना है किस देश में मुख्यतः बहती है ये। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रूस की प्रमुख नदी है, पूर्व पश्चिमी यूरोप उसमें रूस में ये बहती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है और कैस्पियन सागर में गिरती है, जो कैस्पियन सागर है ना ऐसे करके ये गिर जाती है इसमें।
और 24वां प्रश्न है, भूकंपीय तरंगों को डैश नामक यंत्र के द्वारा रेखांकित किया जाता है। सीस्मोग्राफ, यस, फर्स्ट इज द राइट आंसर। सीस्मोग्राफ के द्वारा भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है। ठीक है। बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। हाइड्रोग्राफ के द्वारा जो जलीय स्थल होता है ना, जैसे सागर हुआ, झील हुए, नदी हुई, उन सब का अध्ययन इसके द्वारा किया जाता है। हाइड्रोमीटर के द्वारा उनको मापा जाता है। ठीक है। और टोपोग्राफ जो होता है, किसी विशेष क्षेत्र की जो प्राकृतिक दशाएं होती हैं, जैसे नदी, पर्वत, पहाड़, मैदान, इन सबको मापा जाता है इसके द्वारा। ठीक, टोपोग्राफ के द्वारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी? ऐसा किस संविधान के संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है? देखिए, जो प्रश्न संख्या 25 है उसका जवाब है, जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी। आर्टिकल नंबर 78 में संविधान में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति जी को सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है। और आर्टिकल नंबर 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों से संबंधित प्रावधान किया गया है। ठीक है। और 79 में संसद का प्रोविजन किया गया है। और 81 में लोकसभा की संरचना से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ध्यान रखना। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। 78 कुछ जो आर्टिकल है उसमें राष्ट्रपति को सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ऐसा कहा गया है। 26 क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय रेलवे के कितने जोन हैं? बताइए। देखो, पहले थे 17 बट अभी हैं 18। 18वां जोन है विशाखापट्टनम। ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है। 28वां प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है भूमध्य रेखा के समीप, कर्क रेखा के समीप, या मकर रेखा के समीप, या दक्षिणी ध्रुव पर? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, जो भूमध्य रेखा होती है ना उसके समीप। देखो, मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ। सपोज दैट ये है भूमध्य रेखा। ठीक है। इसके उत्तर में 5 डिग्री और इसके दक्षिण में 5 डिग्री। ये जो रीजन है ना, इसको बोला गया है डोल्ड्रम। बिल्कुल साइलेंट माहौल रहता है इधर। इधर धूप भी सबसे ज़्यादा पड़ती है, इधर बारिश भी सबसे ज़्यादा पड़ती है। तो अब बताइए, पेड़ पौधों को विकसित होने के लिए क्या चाहिए होता है? एक तो धूप और ऊपर से पानी यानी बारिश चाहिए। तो ये वाला क्षेत्र जो है ना, यहीं पर सबसे ज़्यादा वो होती है, जैव विविधता पाई जाती है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। और इसको एक नाम और बोला जाता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाते हैं? देखो, 21 जून को? जी नहीं, 21 जून को तो योगा डे मनाया जाता है। ठीक है, योगा दिवस। 5 जून को, यस, बी इज़ द राइट आंसर। यानी 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 28 फरवरी को क्या होता है? राष्ट्रीय साइंस दिवस यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है। 30वां प्रश्न है, डैश प्रथम भारतीय थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल किया गया था? सुभाष चंद्र बोस, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, शिशिर कुमार घोष, या मदन मोहन मालवीय? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को सबसे पहले वायसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल किया गया था। कब? वर्ष 1925 में। ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। इन्होंने ही जय हिंद का नारा दिया। ठीक है। और जी शिशिर कुमार घोष जो थे, उन्होंने अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किया था और ये बंगाली भाषा में छपती थी पत्रिका। ठीक है। और बच्चे कौन? मदन मोहन मालवीय। देखिए, इनको महामना कहा जाता है। महामना की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया। और BHU की स्थापना भी इन्होंने ही की थी, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। ठीक है। तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक। 31वां प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना वर्ष 1867 में किसके द्वारा की गई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। यस, फर्स्ट इज द राइट आंसर। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय, देखो चलो इनको देख लेते हैं। इनको बोला जाता है आधुनिक भारत का जनक, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु। ऐसी उपाधियों से राजा राम मोहन राय को सम्मानित किया गया है। सती प्रथा के वे खिलाफ थे। इन्होंने ही वर्ष 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की और 1828 में इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्म समाज बना 1828 में। ठीक है। केशव चंद्र सेन, ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया इन्होंने
लेकिन कालांतर में इनको हटा दिया गया, कुछ विवाद हो गया था आपस में। ठीक, और जी रविंद्रनाथ टैगोर, इनको गुरुदेव बोला गया है, और वर्ष 1913 में इनको गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। श्री अन्न योजना का संबंध है, श्री अन्न योजना का संबंध महिलाओं के पोषण स्तर को बढ़ावा देने से? बिल्कुल नहीं। या जायद फसलों के उन्नत किस्म तैयार करने से? ये भी नहीं। मोटे अनाज बाजरा ज्वार रागी आदि को बढ़ावा देने से? यस, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। श्री अन्न योजना का संबंध है मोटे अनाजों के बढ़ावा देने से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, देश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल, जिसकी ऊंचाई है 455 मीटर, किस नदी पर है? वराही नदी पर, शरावती नदी पर, मांडवी या गोकक? देखो, मांडवी तो गोवा की नदी है और गोकक है कर्नाटक की। शरावती भी कर्नाटक में है, बट इस पर जो है कुंचिकल नहीं है, इस पर है जोग जलप्रपात, जिसको गरसोप्पा जलप्रपात भी बोला गया है। ठीक है, बट इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर 1, वराही नदी पर है कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, आपको बताना है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ने वाला। देखो, जल डमरू मध्य और जल संधि में क्या अंतर है? जल संधि जो होती है ना, वो नैरो होती है, नैरो मतलब संकरी होती है, बट जो जल डमरू मध्य होता है ना, वो बहुत बड़ी वाटर बॉडी होती है, पानी का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। तो आप मुझे बताइए, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ने वाला ऐसा कौन सी वाटर बॉडी है? पॉइंट पेड्रो? देखो, पॉइंट पेड्रो कोई जल डमरू मध्य नहीं है, ये श्रीलंका जो है ना, जो श्रीलंका है उसके इधर, यानी कि जो ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पर एक द्वीप है। ठीक है, उसको उसको बोलते हैं पॉइंट पेड्रो द्वीप। मलक्का जल संधि बताइए। देखिए, मलक्का जल संधि जो है ना, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है, तो ये भी नहीं है ऑप्शन। पाक जल डमरू मध्य, ये है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक, देखिए, डोबर जल संधि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है, जिसको इंग्लिश चैनल बोला गया ना, वही वाला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, किस गवर्नर जनरल के समय में पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था? आपके ऑप्शंस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड डलहौजी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड कैनिंग के समय में जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 वाला जो था वो लागू हुआ था। ठीक है, और जी डलहौजी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फेमस है कुछ ज़्यादा ही। देखो, व्यपगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा राज्य हड़प नीति जिसको बोलते हैं, वो डलहौजी लेके आया था, और 17 ऐसा पहला स्टेट था उस समय जिसको इसने हड़पा था इसके द्वारा। ठीक है, और डलहौजी के समय में ही रेलवे का ज़्यादा विकास हुआ, प्रशासनिक और सैन्य सुधार इसने किए थे, यानी और डाक विभाग की स्थापना भी डलहौजी के द्वारा की जाती है इसी के शासनकाल में। ठीक, 36वां प्रश्न है, प्राचीन हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार के समय में ही जीवक इसका राजवैद्य था, और बृहद्रथ ने ही मगध राज्य की स्थापना की थी। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 36, सिंधु सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है? रखालदास बनर्जी? यस, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। रखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की उत्खनन किया गया था, मोहनजोदड़ो का। ठीक है, और जी दयाराम साहनी के द्वारा क्या किया गया था? हड़प्पा की खुदाई की गई थी। ठीक, हड़प्पा की खुदाई माधव स्वरूप वत्स के द्वारा भी की गई थी। ओके, और मैके जो थे उन्होंने की थी खुदाई किसकी? जो चनहूदाड़ो है ना, सिंधु प्रदेश में जो है अभी चनहूदड़ो, जो कि पाकिस्तान में है अभी, और मोहनजोदाड़ो भी उधर ही है पाकिस्तान में सिंधु नदी पर। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, सिंधु सभ्यता मोहनजोदड़ो की उत्खनन यानी खोजकर्ता कौन थे? राखालदास बनर्जी। 38वां प्रश्न और इस टेस्ट सीरीज 9 का अंतिम प्रश्न, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एक पेंशन योजना है जिसके तहत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। आपको बताना है 60 वर्ष की जब आयु पूरी हो जाएगी लाभार्थी की, तो उसको कितने रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उसको हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। देखिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए है, और इसके लिए पात्र जो उम्र है ना, वो 18 वर्ष मिनिमम उम्र होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ठीक है, और जिनका वेतन 15,000 रुपये तक है या उससे कम है वो इसके पात्र होंगे।
ठीक है। LIC के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। ऑटो डेबिट फैसिलिटी है, यानी कि आपके अकाउंट से ही तुरंत ऑटो पैसे, यानी जैसी उसकी डेट आएगी, ड्यू डेट होगी, वो उस तारीख को आपके अकाउंट से पैसे काट लिए जाएंगे और ये आपके जमा होते रहेंगे आपके अकाउंट में, आपके जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत जो अकाउंट खुलेगा उसमें। और जब आपकी उम्र 60 वर्ष की हो जाएगी तो आपको 3,000 रुपये प्रति महीने आपको आपके अकाउंट में मिलते रहेंगे। ठीक है जी। और केंद्र और राज्य दोनों ही 50-50% के मालिक वो हैं इसमें सहयोग करता। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए, ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 और इसकी आंसर की ये रही। आप अपने क्वेश्चंस के जो आंसर दिए हैं आपने उनको हमारी आंसर की के साथ मैच कर लीजिए और अपना स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए प्लीज़। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल GS फाइटर से जुड़ जाइए। देखिए टेलीग्राम चैनल का जो लोगो है ना, यही मिलेगा आपको। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।